Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक क्लास और बेसिक डेफिनेशंस को देख लिया था। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। बच्चे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब में ये चीज कॉमन होनी है। तो लिहाजा बच्चे आप लोगों ने इसको ध्यान से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और समझना है। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप लोगों ने बच्चे लाजमी क्वेश्चन करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो लास्ट वन आप लोगों ने किया था वो किया था आपने इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में? इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स में आप लोगों ने एक चीज बड़ी वाज़ह तौर पर देखी थी कि बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे वक्फे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाल को किक करते हुए हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से वो क्या करता है, बाउंड्री के आर पार भी जा सकता है। इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट से जब हम बाल को हिट करते हैं there will be the very short time that will be noted to exist the ball on the बैट। तो बैट के ऊपर जो बॉल एग्जिस्ट कर रही वो बहुत ही कम वक्फे के लिए नजर आती है, लेकिन उससे जो हिट होने वाली शॉट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा हम लोग इम्पल्स को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। आज का जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी भी हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोई दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज को स्पेसिफिक कर दिया गया है, मोमेंटम को। मोमेंटम आपने मोमेंटम लास्ट टाइम पढ़ लिया था। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम को जाहिर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। हम लोग एम वी से करते हैं। इसका जो यूनिट था वो था न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। और इसको हमने बड़ी वजाहत से देखा था कि किस तरह से ये चीज डिफाइन हुई थी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि इसका आगे वाला रिएक्शन और पीछे वाला रिएक्शन दोनों सेम ही होंगे, इस चीज को प्रूव करना है। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। देखते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम बच्चे जो लीनियर मोमेंटम की कैटेगरी थी वो मैंने बताई थी कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना तो ये उसकी लीनियर कैटेगरी है। क्या है इसकी? लीनियर कैटेगरी। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसकी एंगुलर कैटेगरी को भी देखेंगे, तब हम लोग वहां पर कंपैरिजन करके एक कॉमन रिजल्ट भी निकालेंगे। अभी तक के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास फार्मूला है और ये आपके पास जो इक्वेशन है वो लीनियर मोमेंटम की है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट तो मिल गई है। जो हमने प्रूफ करना था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट वो ये है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम का जो हासिल रिजल्ट होता है या उनका जो एडिशन होता है वो सेम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कोई भी जिस्म आइसोलेटेड सिस्टम होता है जब तक उसके ऊपर कोई बैरोनी फोर्स अमल ना करे। कोई भी जिस्म अपनी हरकत में या अपनी पोजीशन में तब तक ही रह सकता है जब तक इसके ऊपर कोई भी बैरोनी फैक्ट ना हो, लेकिन जब उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है then it will change its states and it will change its direction। मे भी समटाइम्स बहुत सी चेंजेस वहां पर आ जाती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल ना करे, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखे हुए कंटेनर्स में जो पार्टिकल्स हैं, गैस के या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी मोशन में रहेंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसकी बदौलत उसने कम या ज्यादा होना है। तो लिहाजा वो क्या होगा, आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। क्या होगा? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आए हम आप इसकी जो डेफिनेशन और इसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसको डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज दैट आपके पास दो बाल्स हैं। कितनी बाल्स हैं? दो। और उन दोनों बाल्स का जो मास है वो बिल तरतीब m1 और m2 है। जब ये दोनों रेस्ट की हालत में तब उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। v1 और v2 है। जस्ट इमेजिन कर लें। क्या कर लें? जस्ट इमेजिन कर लें
तो दो बाल्स हैं रेस्ट की हालत में, और रेस्ट की हालत के दौरान उनका जो मैसेज वो m1 और m2 और वेलोसिटीज क्या है v1 और v2 है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ द टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग, ना घूमने वाली बाल्स हैविंग द मैसेज m1 m2 मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली एंड द विद वेलोसिटी v1 एंड v2 सच दैट v1 ग्रेटर देन v2, जो v1 है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन v2 है। फर्स्ट डायग्राम में देखें दो बाल्स पड़े हुए हैं एट द रेस्ट पोजीशन, देयर विल बी द नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोलिजन, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोलिजन कंट्रीब्यूट नहीं हो रही। लेकिन बिफोर द कोलिजन बोथ बाल्स आर रेस्ट विद नो मोमेंटम, इनके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा। जस्ट फॉर अ सेकंड when these two balls collide with each other, they move oppositely, वो क्या करेंगे, अपोजिटली मूव करेंगे। क्या करेंगे, अब ये दोनों बाल्स आपस में क्या कर रही हैं, कोलाइड करेंगी। क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। फिर क्या होगा आपके पास, इनके दरमियान में जो टक्कर होगी ना दो बॉडीज के, अक्सर एक्सीडेंट के दौरान भी यही होता है। अगर आमने सामने की कोई भी चीज आपस में टकरा जाती है ना, तो वो पहले से ही मोमेंटम में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेफ्ट टू राइट एक बंदा जा रहा है और राइट टू लेफ्ट एक बंदा आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो टक्कर होगी, कंबाइन होगा, जो इनका एक्सीडेंट होगा, वो जो पहले वाली गाड़ी है वो दूसरी साइड पर मोशन लगा रही है और वो दूसरी साइड पर, तो दोनों में जब आप टकराव होगा तो वो फिर अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देंगी, मतलब उनकी मोशन अपोजिट हो जाएगी इस तरह से। ये देखें, जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो ये जो मैस हैम वाली होगी ये पीछे की तरफ और ये दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर एक चीज बड़ी ही कॉमन आएगी, वो कौन सी है, वो बच्चे आपके पास आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है वो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है आपके पास, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी न्यूटन के तीसरे कानून को पूरा करती है अगर इसके ऊपर अमल करने वाली एक्शन फोर्स और इसके ऊपर उसी लिहाज से रिएक्ट करने वाली रिएक्शन फोर्स मौजूद हो। दोनों की मिकदारें सेम होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी। दैट विल बी नोन एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही चीज है, यहाँ पे दोनों बाल्स आपस में टकरा तो रही हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सेम है। जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है बैक साइड को, वही फोर्स दूसरी बॉडी के मैस के ऊपर लग रही है बैक साइड को, इसलिए यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा वो न्यूटन का तीसरा कानून होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद ये जो वेलोसिटीज हैं इनकी चेंज हो जाएंगी। देयर वेलोसिटीज विल बी चेंज, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी एंड दे मूव्ड ऑन, और ये हरकत करना शुरू कर देंगी। कैसे, v1 एंड v2 डैश वेलोसिटी के साथ। तो ये बच्चे इसका ग्राफिकली मेथड होगा कि किसमें हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को बाय ग्राफ समझ आए। नेक्स्ट जो होगा वो इसका मैथमेटिकली फॉर्म होगी कि मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे। हम लोगों ने जो पीछे अपनी आकात इस्लाहात को बयान किया है उन्हीं की बदौलत हम लोग नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स के ऊपर ओवर कंट्रोल करेंगे। उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर होने वाली जो चेंजिंग्स हैं मैथमेटिकली और सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से वहां पर डन करेंगे। देखें, अगर आप लोग चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट बार देखते हैं तो ये देखें, जब फर्स्ट बॉल आपस में टकराई तो टकराने के बाद जो बच्चे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है वो क्या है, v1 डैश, यानी फोर्स उसके ऊपर कौन सी आ गई है, f डैश मल्टीप्लाई बाय t। टाइम सही सेम रहेगा, उसी टाइम में वो आपस में टकराएंगी। वेलोसिटी क्या उसकी हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। ये चीज आपके पास बिफोर कोलिजन थी और ये आपके पास कौन सी आ जाएगी आफ्टर द कोलिजन। क्या आ जाएगा आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन इट्स वेलोसिटी विल बिकम द v1 डैश, और जो इसमें से चीज माइनस करेंगे वो क्या है, बिफोर द कोलिजन m1 माइनस m1 एंड v1। ठीक हो गया। सेकेंडली
चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ सेकंड बार, सेकंड बार पर क्या होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, उसके ऊपर तो फोर्स पहले वाली लगेगी ना, एफ क्रॉस टी आ जाएगा, लेकिन उसका जो चेंज इन वेलोसिटी वाला प्रोसीजर होगा वो ये वाला होगा आफ्टर द कोलिजन। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 डैश। तो हम लोग यहाँ पर v2 डैश को कंजर्व कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। लेट्स डू इट। एफ टी ये वाला एफ क्रॉस टी प्लस एफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को जमा करें आपस में, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ये लामत मैंने डायरेक्ट ही उसको वहां पर रहने दिया ताकि इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग ना हो, तो लिहाजा यहाँ पर जो एडिंग होगी वहां पर जो आपके पास एडिंग होगी वो इसी लिहाज से होगी। हम लोग यहाँ पर एक किस्म की जो वैल्यूज हैं उनको जमा कर लेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे। यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, देखिएगा f1 डैश प्लस f, यहाँ से t कॉमन आ गया। यहाँ पर एक जैसी जो वेलोसिटीज वाली हैं या दूसरी इक्वेशन है उनको इकट्ठा करें, ये देखें m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, इनको इकट्ठा करें, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, डैश वाली वैल्यूज एक साइड पर कर लें, दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में ये देखें ये माइनस क्या, माइनस m1 v1, ये भी माइनस क्या m2 v2, ठीक हो गया, ये दोनों माइनस के हैं। लिहाजा हम लोगों ने अभी अभी एक चीज पढ़ी है, बिफोर कोलिजन देयर विल बी द नो एनी अदर फोर्स और एक्सटर्नल एजेंसी दैट विल बी नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। कंक्लूजन के बगैर या एक्सटर्नल एजेंसी के बगैर वहां पर किसी भी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स नहीं थी। जब कोलाइड किया उन्होंने तो उनके ऊपर एक अलग अलग फोर्स अमल करी जिसको हमने न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक डिस्कवर किया कि एक्शन और रिएक्शन की फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक्शन है और रिएक्शन की फोर्स है मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी बट दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस एफ डैश। तो बच्चे ये क्या बन गया, F माइनस एफ टी यानी 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये वैसे की वैसी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये माइनस कॉमन ले लें, m1 v1 प्लस m2 और v2, ये 0 हो गया इस साइड पर। यहां से ये देखें ये चीज आपके पास माइनस वाली है, इस साइड पर आएगी तो प्लस की बन जाएगी। मैं इसको तरतीब दे देता हूँ, ये बन जाएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। इसको जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। तो बच्चे ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का मतलब है इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो यहां पर स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी, आ जाएगी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चे। और यही हमारा लॉ था जिसको हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा था। क्या कहा था उसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा था। कि कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद जो मोमेंटम आएगा वो क्या रहेगा, वो सेम होगा। लिहाजा इसका जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नोट फॉर अ ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्ज करें आपके पास एक ग्रुप है जिसमें दो बाल्स है, नॉन रोटेटिंग है। जब वो आपस में टकराएंगी तो उनके टकराने से पहले और उनके टकराने के बाद जो भी मोमेंटम की वैल्यू होगी वो सेम होगी और दैट विल बी नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। आई होप बच्चे आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैथमेटिकली जिस तरह से करवाया आप लोगों ने लाजमी इसी तरह से याद भी रखना है। आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं
इस चैप्टर के वो सारे के सारे इसी लॉ के साथ रिलेटेड हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ग्रिप करनी है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।